हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी स्टडी में। इससे पहले हम लोगों ने अपवर्तन कर चुका है और उसी में का एक टॉपिक है सघन तथा विरल माध्यम। तो उसमें मैंने बताया था कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान लीजिए पहला माध्यम दूसरा माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक, यही दो कंडीशन था। तो मैंने बताया था कि जब वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मान लीजिए कि ऐसे न जाकर ऐसे आ गई, तो ये जो दूसरा वाला माध्यम है पहले माध्यम के सापेक्ष ये क्या होगा, सघन होगा। ये मैंने उसमें बताया था। और पहला वाला माध्यम क्या हो जाएगा, विरल। ठीक, और यदि यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे चली जाती है, तो क्या होगा, ये वाला विरल माध्यम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन और इसे डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि अधिक आपेक्षिक घनत्व वाला माध्यम सघन तथा कम आपेक्षिक घनत्व वाला माध्यम क्या होता है, विरल। ठीक, फिर से बात सुन लीजिए। अधिक आपेक्षिक घनत्व वाला माध्यम सघन, जबकि कम आपेक्षिक घनत्व वाला माध्यम क्या होता है, विरल होता है। ठीक, जैसे हमारा निर्वात है तो निर्वात का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, शून्य होता है। निर्वात का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, शून्य होता है। और निर्वात विरलतम माध्यम है, यानी कम, सबसे कम विरलतम माध्यम है। और जो वायु है वह विरल माध्यम है। ठीक, तो अब यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिला है कि निर्वात का क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व शून्य होता है। फिर इसके बाद हमें और इसमें एक चीज जानना है कि मैंने बताया था कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। लेकिन झुकता क्यों है, उसमें बताया था कि प्रकाश की जो चाल है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए ऐसे कम हो गई, ऐसे कम, ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का वेग कम हो गया, तो इसके साथ साथ इसका तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाता है। ठीक, इसका तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि वह सघन से विरल में आती है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो उसका प्रकाश का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जाएगा। अर्थात वेग बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य भी बढ़ता है और वेग घटने पर तरंगदैर्घ्य भी घटता है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है स्नेल का नियम, जो पिछले वीडियो में हो गया है, बट इसमें थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा फिर। देखिए इसका नियम है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1L, एक फर्स्ट है सेकेंड मास। तो देखिए जो ये आपतन कोण है, ये सिर्फ आपतन कोण है, ये 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, तभी ये काम करेगा फार्मूला। इसका आपतन कोण का मान इसमें 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं अपवर्तन के चैप्टर में हमने कितना फार्मूला पढ़ा। एक देखिए इसमें हमने पढ़ा साइन आई बाई साइन आर 1n2, कोई माध्यम है फर्स्ट सेकेंड। फिर हमने पढ़ा ANG बाई बराबर C बाई VG, वायु में प्रकाश की चाल बाई कांच में प्रकाश की चाल। और हमने पढ़ा WNG बराबर ANG और ANW या VW बाई VG। इसका क्या मतलब हुआ, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक A है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, या इसे इसके बराबर इसे भी लिखा जा सकता है जल में प्रकाश की चाल बटा काट में प्रकाश की चाल। इतना ही हमने फार्मूला इसमें पढ़ा है। ठीक, तो इस पर एक एक हम लोग सवाल देख लेते हैं। इसी पर एक सवाल पहले देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला, पहला वाला देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण 45 अंश, देखिए आई का मान दिया है, ये क्वेश्चन है पहला, आई का मान दिया है 45 अंश और बोला है कि अपवर्तन कोण 30 अंश है, आर बराबर 30 अंश। ठीक, इतना दिया है, 30 अंश है। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण 45 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक, अब फार्मूला हम लगा देते हैं। साइन आई का मान 45 अंश एंड आर का मान 30 अंश, 1/2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। फिर देखिए 1/√2 बाई 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर 2/√2 हो जाएगा, नहीं, हाँ ठीक, 1/2। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। ये इसका मान कितना होता है जी 1.4142। ठीक, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे मैंने फार्मूला लिखा था 1 तो C/Vg। तो देखो ये भी प्रकाश की चाल है, मान लो मीटर पर सेकेंड है, ये भी प्रकाश की चाल ही है कांच में, तो mn। देखो दोनों कट गया कि नहीं, तो मात्रक इसका नहीं होता है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक और क्वेश्चन दिया है, यदि वायु में प्रकाश की चाल, सेकेंड क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल VW दिया है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन में देखिए दिया है जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछ दे कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो उसका वायु के सापेक्ष लेना रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रकाश का चाल दिया है वायु में और जल में भी दिया है, और ये होता भी है, आप इसे याद कर लेंगे तो अच्छा भी होगा, क्योंकि जल में प्रकाश का चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमें ज्ञात करना है ANW, तो इसका फार्मूला पड़ता है C/VW होता है, यानी वायु प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। और तो यहाँ पर देखिए 3 × 10⁸ 2.26 × 10⁸ कट गया, बचा क्या हमारा 3/2.26, इसका आप लोग भाग करेंगे तो 1.33 आएगा, ऐसे। ठीक, तो ये इसका हो गया आंसर। और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यही होता है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी। कॉम्पिटिटिव कभी कभी एग्जामों में पूछ देता, तो ये होता है जल का अपवर्तनांक। और इसका जो भी क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, और अब इसके बाद हम लोग का लेंस टॉपिक है, तो उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।